हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा विषय और शीर्षक है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण के ऊपर है। इससे मैंने पहले भी एक वीडियो पब्लिश की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तकालय वर्गीकरण के ऊपर थी। प्लीज अगर आपने वो वीडियो न देखी हो तो सबसे पहले जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को देखें, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा क्लासिफिकेशन के ऊपर। मैंने बहुत ही ब्रीफली वहां पर क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है, तो प्लीज वहां जाकर आप वीडियो को सबसे पहले देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हमेशा क्लासिफिकेशन प्रोसेस जो है और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके द्वारा यूज की जाती है। वी मे और मे नॉट अवेयर ऑफ क्लासिफिकेशन और इट्स प्रिंसिपल, बट वी यूज इट इन आवर डेली लाइफ। हम इसे अवेयर नहीं है इसके क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल से कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट हम लोग करते हैं यूज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, व्हेन यू विजिट अ ग्रोसरी शॉप द शॉपकीपर प्रोड्यूस योर रिक्वायर्ड आइटम विद इन नो टाइम। जब भी आप किसी शॉप पर जाते हो तो देखते होगे कि शॉपकीपर आपको विद इन अ सेकेंड में आपको जो प्रोडक्ट आपने डिमांड किया वो लाकर आपको दे देती है। तो क्यों देती है? Although he may have 100 of items kept in the small space, he is able to produce your required item instantly. उसके पास जो होती है छोटे से स्पेस में 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो आपको इंस्टेंटली जो भी प्रोडक्ट आप डिमांड करते हैं वो प्रोडक्ट आपको लाकर दे देती है। दिस इज बिकॉज ही हैज अरेंज ऑल आइटम्स इन अ क्लासिफाइड सीक्वेंस। वो जितना भी उसके आइटम्स है वो एक सीक्वेंस में उसने अरेंज करके रखा है, क्लासिफाइड करके रखा है। Let us take another example. We have thousands of items at our home, but we keep them in such a way that classified sequences. ठीक है, यहाँ पर है कि हमारे घर में भी 1000 आइटम्स है हमारे घर पर, but we keep them in such a way that all these items are found within a no time. बट हम अपने सामान को ढूंढने में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है हमें बहुत ज्यादा टाइम? क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है घर में वो हम उसको अरेंज करके रखते हैं। ठीक है ना, ऑल आवर क्लोथ्स आर केप्ट एट वन प्लेस, किचन यूटेंसिल्स एंड फूड स्टफ्स इन अ किचन, एंड ऑल रीडिंग मटेरियल्स टुगेदर एट डिफरेंट प्लेस एंड सो ऑन। इसी तरह जो भी हमारी किचन की यूटेंसिल्स है या फूड स्टफ्स है वो हम किचन में रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फूड स्टफ्स और किचन यूटेंसिल्स हम जाके लिविंग रूम में रख दें। तो हमने इसको ऐसे भी क्लासिफाइड करके किया हुआ है अपने घर पे। एंड ऑल रीडिंग मटेरियल टुगेदर एट डिफरेंट प्लेस। जो भी रीडिंग मटेरियल होती है उसको हम अपने जहां भी पढ़ने की चीजें हमने रखी है वहां पर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि रीडिंग मटेरियल को जाकर हम किचन में रख देते हैं। इसी तरह हमने अपने जितने भी घर के जितने भी रूम है, जितने भी कमरे हैं, वहां भी जितने प्रोडक्ट है उसको हम क्लासिफाइड करके रखे हुए हैं, वर्गीकरण कर रखा है। इसलिए जो वस्तुएं हमें जरूरत होती है वो हम तुरंत वहां से ले लेते हैं। Such example are found everywhere in life, whatever we are aware of it or not. हम भले ही अवेयर नहीं है इस चीज से, लेकिन हम लोग अपने घर में भी हर चीज का क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। In general, we keep all the things similar in nature, purpose, use, etc. In general, we keep all things similar in nature. जो भी similar product होती है together, and those things which are different from them at different place. जो भी नेचर में सेम होती है उस चीज को हम सेम प्लेस पर रखते हैं, जो नेचर में डिफरेंट होती है उसको अलग जगह रखते हैं। Because of this, we have kept utensil and food stuff in the kitchen and soap, toothbrush and toothpaste in the bathroom. यही कारण है कि हम जो यूटेंसिल्स है, फूड स्टफ्स है उसको किचन में रखते हैं, बट सोप हो गया, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया बाथरूम में रखते हैं, क्योंकि सेम नेचर वाली चीज को हम सेम प्लेस पर रखते हैं। Thus in our everyday life we use classification mostly unknowingly by putting like things together and unlike things separately. ठीक है, हम भले ही इस चीज से अनजाने हैं, लेकिन जो भी चीज को हम क्लासिफाइड करते हैं, सेम जो नेचर में सेम वस्तु है उसको एक जगह रखते हैं, जो नेचर में अलग है उसको अलग जगह रखते हैं, जो कि विच मेक आवर लाइफ इजी, जो हमारे लाइफ को इजी बनाती है। ठीक है, ये रहा इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो हम आम जिंदगी में क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसके बारे में अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया उसके बारे में। आगे हम देखते हैं
नीड फॉर क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरीज, क्या जरूरत है लाइब्रेरीज में क्लासिफिकेशन की, ठीक है। लाइक आवर एवरीडे लाइफ, लाइब्रेरी हैज 1,000 और इवन लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हमारे आम जिंदगी की तरह ही लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, लैक्स में डॉक्यूमेंट है लाइब्रेरी में, विच इंक्लूड नॉट ओनली बुक्स बट जनरल मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, मैप, सीडीज एंड मेनी अदर डॉक्यूमेंट्स। केवल बुक ही नहीं है लाइब्रेरी में, बहुत सारी चीज है, लाइक बुक्स है, जनरल्स है, मैगजीन्स है, पैम्पलेट्स है, मैप है, सीडीज है एंड मेनी अदर्स डॉक्यूमेंट। If we take an example of only books, everyone has seen at least 1,000 of book in every library. अगर हम सिर्फ बुक किताब की भी बात करें, पुस्तक की बात करें, तो भी आप किसी भी लाइब्रेरी में देखे होंगे वहां 1000 से तो कम बुक नहीं होगी, ठीक है। If we don't keep this book in a systematic order, how can we find the user's required book when he/she is needed it? अगर हम उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में या सिस्टमेटिक सीक्वेंसेस में अगर हम किसी भी पुस्तक को या कोई भी रीडिंग मटेरियल, जो भी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज है, उसको हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर नहीं रखते हैं, तो जब यूजर चाहता है तो हम उसको प्रोवाइड कम समय में नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं कहना है कि अगर आप बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन नहीं किए हो, पुस्तकों का वर्गीकरण नहीं किया तो आप ढूंढ के दे ही नहीं सकते हो। आई एम नॉट चैलेंजिंग टू एनीवन। यहाँ बोल रहे हैं if not possible to find one book in a head of 1,000, it's very difficult. If not impossible, it will take a lot time to search. मैं नहीं कह रही हूँ कि ये impossible है, बट ये क्या करेगा आपका, it will take a lot of time to search, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिलीस का पेपर भी है, बिलीव BLIS का पेपर है। आप यहाँ से थ्योरी चैप्टर के लिए भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं जो ये PDF है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, जो आप इजीली अपने बिलीव के एग्जामिनेशंस में यहाँ से टॉपिक्स को, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, आप यहाँ से यूज करके लिख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरीज। अब अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट की मेथड ऑफ अरेंजमेंट है बुक्स की, उस मेथड को पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या मेथड अपनाए गए अरेंजमेंट के। प्रीवियसली क्या क्या हम लोगों ने किया है लाइब्रेरी को अरेंज करने के लिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, different libraries started arranging book in a different ways according to their local requirement। जो अलग अलग लाइब्रेरीज स्टार्ट किया अरेंजिंग करना बुक अपने रिसोर्सेज को डिफरेंट वेज से, ठीक है। क्या क्या लोकल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया अरेंज करना अपने लाइब्रेरी को। सम केप्ट बुक ऑफ सेम कलर टुगेदर, कुछ ने कैसे अरेंज किया कि सेम कलर वाले बुक को एक जगह रखेंगे, बट इट हार्डली हेल्प वाइल सर्चिंग द रिक्वायर्ड बुक। बट जब हमने सेम कलर की बुक एक तरफ रख दी तो ये चीज बहुत मदद नहीं की, जब यूजर पढ़ने आया, मांगने आया तो ये, बट इट हार्डली हेल्प वाइल सर्चिंग द रिक्वायर्ड बुक। जब यूजर खोजने आया, बुक को सर्च करने आया, तो ये कुछ बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रहा कलर के हिसाब से अरेंज करना डॉक्यूमेंट को। फिर क्या हुआ, साइज ऑफ द बुक ऑल्सो डिड नॉट हेल्प मच। फिर क्या किया, कुछ लाइब्रेरीज ने साइज के अकॉर्डिंग लाइब्रेरीज को अरेंज किया, ठीक है। यानी कि अरेंजमेंट का जो मेथड था वो साइज के आधार पर हुआ, रंग के बाद साइज के ऊपर। ऑल्सो डिडंट हेल्प मच, ये भी कुछ खास मदद नहीं किया। Although very small and very large size book are still kept separately even in the modern libraries। अभी भी जो है बहुत स्मॉल एंड वेरी लार्ज साइज की जो बुक्स होते हैं उसको अभी भी सेपरेटली मॉडर्न लाइब्रेरीज में अभी भी सेपरेट रखा जाता है, ठीक है। बट दिस इज डन प्योरली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। जो ये काम किया जाता है कि छोटे बुक्स और बड़े बुक्स को जो अलग सेपरेट रखा जाता है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होती है जिसके कारण रखा जाता है, ठीक है। रीजन एज अ वेरी स्मॉल साइज, यानी कॉल्ड अंडर साइज जो कहते हैं छोटे बुक को, बुक विल नॉट बी विजिबल इन द सेल्फ विथ नॉर्मल साइज बुक एंड ऑल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इफ समवन अटेम्प्ट टू स्टील इट। यानी कि जो बहुत साइज में छोटी होती है बुक्स, उसको आप नहीं ढूंढ पाओगे। अगर बड़ी बड़ी बुक के बीच, बड़ी बड़ी किताबों के बीच आप छोटी सी किताब रख देते हो तो आपको बहुत मुश्किल होती है उस बुक को ढूंढने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ द वेरी लार्ज साइज, यानी कि कॉल्ड ओवर साइज बुक कैन नॉट बी केप्ट एट द सेल्फ बिकॉज सेल्फ साइज इज नॉट वेरी लार्ज।
और यही सेम जैसे छोटे बुक को नहीं अलग रखते हैं, बड़े बुक को भी हम वहां नहीं रख सकते क्योंकि इतना बड़ा हमारा सेल्फ का साइज नहीं होता है। सो सच अ बुक नीड स्पेशल प्रोविजन। तो इस तरह के बुक छोटे और बहुत साइज में छोटे, बहुत साइज में बड़े बुक के लिए स्पेशल प्रोविजन है। Some libraries started arranging book in the order of their arrival in the library because all librarians maintain an accession register and every book received in the library is entered in it। उसके बाद क्या हुआ कि लाइब्रेरीज में जो अरेंजिंग होने लगा बुक, वो आपका न्यू अराइवल के हिसाब से होने लगा कि हम एक्सेसनिंग कर रहे हैं बुक का, जो भी बुक्स आ रहा है उसका इंटर कर रहे हैं, उसका टाइटल, उसका पब्लिशर, एक्सेसन रजिस्टर पे जैसे डेट वाइज करते हैं, ठीक है। बट इट इज नॉट हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ सर्चिंग ऑफ द बुक्स। ये भी कारगर नहीं हुआ एक्सेसन रजिस्टर में इंटर करके भी। जब कोई यूजर, ऐसा तो नहीं है ना कि यूजर आपको डेट के हिसाब से बोल रहा है कि न्यू अराइवल बुक्स है तो आप हमको ये बुक पढ़ना है, ऐसा तो होता नहीं है। जब भी कोई यूजर पढ़ने आता है बुक तो वो उस बुक का नाम बताता है सब्जेक्ट वाइज। ऐसा नहीं होता है कि वो बोलेगा कि नहीं आप आज की आपकी जो न्यू अराइवल्स है वही बुक मुझे दे दो, बिकॉज यूजर जनरली डू नॉट डिमांड अ बुक इन द ऑर्डर in which it was received in the library. However, some user ask for latest book are therefore library keep the latest received books called new arrivals on display for some time at place where every user entering the library can see them. उसके बाद क्या हुआ कि जो भी न्यू अराइवल्स की बुक थी उसको डिस्प्ले पर लगा दिया गया कि जैसे ही यूजर आएंगे न्यू अराइवल्स के बुक को वो देख सकेंगे। When new set of book are received in the library, they replace the earlier book on the display। जैसे न्यू अराइव पुराने हो जाती थी बुक्स, उसके बाद न्यू अराइवल्स की बुक आती थी तो पुराने को हटा देते थे डिस्प्ले, फिर न्यू अराइवल्स बुक को डिस्प्ले कर देते थे, हम लोग डिस्प्ले पर लगा देते थे। This in turn are merged with the library collection। The arrangement by author और टाइटल was also not very helpful। क्योंकि जब हम एक्सेसनिंग करते थे तो ऑथर और टाइटल के हिसाब से वो लिखते थे, तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर आप किसी भी बुक को मांगते हैं, जैसे आपको किसी भी चीज पे बुक चाहिए तो हम सब्जेक्ट के ऊपर बोलते हैं, ना कि उसका टाइटल के ऊपर देखकर, ऑथर देखकर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कारगर नहीं हुआ। एज ओनली फ्यू यूजर रिमेंबर द नेम ऑफ ऑथर और टाइटल ऑफ द बुक्स। कुछ ही यूजर होते हैं जिनको टाइटल और ऑथर के नाम याद होते थे। Some library used to pick location and mentioning the same in the catalog। कुछ लाइब्रेरीज ने क्या किया कि फिक्स्ड कर दिया लोकेशन और कैटलॉग कार्ड पे भी मेंशन कर दिया टाइटल के हिसाब से, ठीक है। और एक लोकेशन फिक्स्ड कर दिया कि यहाँ पर ये अराइवल्स बुक है, यहाँ पर ये है। कुछ लाइब्रेरी ने ऐसा करना उचित समझा। बट अरेंजिंग न्यू बुक्स इन दिस मेथड वॉज वेरी डिफिकल्ट। ये भी बहुत डिफिकल्ट रहा कि न्यू बुक्स का आप एक लोकेशन फिक्स कर दे रहे हो, तो ये भी उतना कारगर नहीं रहा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। The experience of libraries all over the world has shown that most of this user demand books by subject। जैसे एक्सपीरियंसेस किया गया लाइब्रेरीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जो डिमांड है बुक्स की वो ना तो टाइटल के हिसाब से है, ना पब्लिशर के हिसाब से है, ना ऑथर के नाम से है। लोग डिमांड कर रहे हैं क्या भाई, सब्जेक्ट के हिसाब से डिमांड कर रहे हैं बुक्स का। सम आस्क बाय वेरी जनरल सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री की बुक चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज देखा गया, एक मतलब आकलन किया गया कि लोग आखिर किस तरह से बुक को मांग रहे हैं, तो सब्जेक्ट वाइज बुक्स यूजर डिमांड कर रहे थे। while other demand information on specific topic like डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद। मतलब कुछ लोगों ने टॉपिक के ऊपर बुक्स को मांगते थे, लाइक डेट ऑफ बर्थ स्वामी विवेकानंद की, उसके ऊपर बुक चाहिए। किसी को हाउ टेलीविजन वर्क्स इसके ऊपर बुक चाहिए। नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इसके ऊपर चाहिए। वाटर पॉल्यूशन, अल्कोहलिज्म, रेलवे एक्सीडेंट, HIV एड्स, जो टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, इसके ऊपर बुक चाहिए। सम ऑफ दिस सब्जेक्ट आर नोन टू ऑल। ये सब्जेक्ट हम सब लोग जानते हैं, दिस आर टॉट, पढ़ाया गया है इन स्कूल एंड कॉलेजेस, बट अदर आर कवर्ड एज स्मॉल टॉपिक इन द बुक। स्मॉल टॉपिक्स करके बुक भी इसकी अवेलेबल ही होती है, जैसा हम लोग जानते हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट बुक ऑल्सो हैव अ वाइड वेरिएशन। सब्जेक्ट की बुक जो होती है, द सब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट बुक्स ऑल्सो हैव अ वाइड वेरिएशन। सब्जेक्ट के हिसाब से भी बुक की वाइड वेरिएशन है, ठीक है। डिफरेंट बुक्स की जो सब्जेक्ट की डिफरेंट बुक्स होती है उसकी भी वाइड वेरिएशन है, ठीक है।
सम सब्जेक्ट आर ब्रॉडर देन अदर वाइल सम आर रिलेटेड टू सम वे। जो सब्जेक्ट में भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट की भी बहुत ब्रॉडर होती है। आप देखेंगे कि मैथ की भी बुक है तो एक नहीं है मैथ्स की बुक, मैथ्स की भी ट्रिगोनोमेट्री है, ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, वेक्टर है। तो जो बोल रही है कि सब्जेक्ट्स की भी जो बुक है वो भी बहुत सब्जेक्ट वाइज भी बहुत ज्यादा वास्ट है। द सब्जेक्ट डिफरेंट बुक आर आल्सो हैव अ वाइड वेरिएशन। सम सब्जेक्ट आर ब्रॉडर देन अदर वाइल सम आर रिलेटेड इन सम वे। डिफरेंट सब्जेक्ट आर, और कुछ कुछ रिलेट करता है बुक, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री से रिलेट कर रहा है, तो ये भी कहना चाह रहा है डिफरेंट। तो सब्जेक्ट वाइज भी इजीली नहीं था क्लासिफिकेशन, यहाँ मेन ये बोलना चाह रहा है। डिफरेंट सब्जेक्ट आर रिलेटेड विथ ईच अदर in different ways. The relationship need to be represented in a systematic manner so that book of all subjects can be arranged systematically. This relationship need to be represented in a systematic manner so that book of all subjects can be arranged systematically. मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये जो सब्जेक्ट वाइज भी इतना वाइड था कि इसको आपको क्लासिफिकेशन कर अरेंज करने की, मतलब सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए मतलब जरूरी है, अरेंज किए बिना नहीं हो सकता था। दिस रिलेशनशिप नीड टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो दैट बुक ऑफ ऑल सब्जेक्ट कैन बी अरेंज सिस्टमेटिकली। तो यहाँ पे बेसिकली कहना चाह रहा है कि हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट वाइज भी बहुत वाइड होती है, बिना क्लासिफिकेशंस के, बिना वर्गीकरण के हम सब्जेक्ट वाइज भी यूजर को नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। दिस प्रॉब्लम इज स्टडीड इन अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। यह पढ़ा गया पुस्तकालय वर्गीकरण में। उसके बाद क्या हुआ, सॉल्यूशन आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम। इसके बाद ही क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन स्कीम की सॉल्यूशन आई। आफ्टर लर्निंग वेरियस मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरीज, हमने बहुत सारे अरेंजमेंट ऑफ मेथड पढ़े, बुक्स के अरेंजमेंट मेथड इन लाइब्रेरीज। Let us understand the need and purpose of library classification. अब हम पढ़ते हैं कि let us understand the need and purpose of, क्या पर्पज है क्लासिफिकेशन स्कीम की और क्या नीड्स है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में। Every library has 1,000 of book that need to be arranged according to subject, but subject different book are different. So a need was felt to have a scheme which can arrange all subject according to their likeness. ठीक है, एवरी लाइब्रेरी में क्या है, 1000 ऑफ बुक्स है जिसको जरूरत है अरेंज करने की अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट भी क्या है, बहुत वास्ट है। सब्जेक्ट वाइज भी अगर आप क्लासिफाइड करते हो बुक्स को तो वो भी नहीं कम होते, एक सब्जेक्ट की भी बुक बहुत होते हैं, सब्जेक्ट से रिलेट भी करते हुए बुक बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो so need was felt to have a scheme which can arrange all subject according to their likeness. ठीक है, तो क्या महसूस हुआ कि हम एक स्कीम हो जो कि अरेंज कर सके सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू देयर लाइकनेस के हिसाब से, सेम नेचर वाला को एक साथ। तो सिमिलर सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड नियर अ सब्जेक्ट ओनली मार्जिनली रिलेटेड कैन बी केप्ट देयरआफ्टर, एंड सम सब्जेक्ट व्हिच आर नॉट एट ऑल रिलेटेड कैन बी केप्ट डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, जो सेम प्रवृत्ति की बुक हो उसको एक साथ रखे, जो डिफरेंट हो उसको अलग रखें। मेरे यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। सच ए स्कीम विच अरेंज सब्जेक्ट ऑफ अ बुक ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइकनेस इज कॉल्ड अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। जो एक नेचर की बुक है विच अरेंज सब्जेक्ट ऑफ अ बुक ऑन बेसिस ऑफ देयर लाइकनेस के हिसाब से, कि जो एक तरह की बुक हो, इज अ कॉल्ड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। जब हम अगर एक तरह के लाइकनेस के हिसाब से जब हम उसको क्लासिफाइड करते हैं तो इस कॉल्ड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, इसी को हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम कहते हैं। द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम हेल्प क्लासिफाइंग अ बुक or in other word help in identifying the exact position of the subject of among thousands of subject. अदर वर्ड में कहेंगे तो ये क्या करता है, एग्जैक्ट पोजीशंस भी हमारे बुक्स को बताता है कि क्या एग्जैक्ट पोजीशन है among of thousand subject, हजारों बुक्स के बीच में से एक आपको पोजीशंस बताता है, आपके एग्जैक्ट पोजीशंस आपके बुक्स का बताता है। ठीक है, पर्पस क्या है, यहाँ पर हम पर्पस के बारे में पढ़ते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का क्या उद्देश्य है। एज यू नो लाइब्रेरीज वेर फेसिंग अ प्रॉब्लम ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बुक एंड स्टार्टेड अरेंजिंग दोस बुक इन सम ऑर्डर आफ्टर ट्राइंग टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट लाइक कलर साइज एक्सेशन नंबर, फाइनली इट वाज फाउंडेड दैट यूजर मोस्टली आस्क फॉर अ बुक बाय अ सब्जेक्ट। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग क्लासिफिकेशंस किया, बुक्स का अरेंजमेंट किया उसके कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से एक्सेशनिंग करके किया,
उसके बाद क्या हुआ, फाइनली जब देखा गया तो देखा गया कि यूजर ना तो उसके टाइटल के एक्सेसनिंग के हिसाब से मांग रहे हैं बुक, ना कलर ना साइज के हिसाब से, ना ऑथर के हिसाब से। तो क्या डिसाइड हुआ कि उसके बाद डिसाइड हुआ कि फाइनली इट वाज फाउंड यूजर मोस्टली आस्क अ बुक बाय अ सब्जेक्ट के हिसाब से मांग रहे हैं। दस सम क्लासिफिकेशन स्कीम केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद ही ये क्लासिफिकेशन स्कीम लाइब्रेरी में आई। So the main purpose of a library classification is arrange the book on shelves in a systematic order। तो जो मेन क्लासिफिकेशन का जो पर्पस है वो बुक्स को सिस्टमेटिक ऑर्डर में करना है, so that whatever a book is needed it can be allocated immediately। in general the library classification has a following purpose। तो जो आपको अगर आप क्लास सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखते हो तो जब भी आपको बुक की जरूरत होती है so that whenever a book is needed it can be located immediately। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इन जनरल आमतौर पे द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हैज अ फॉलोइंग पर्पस है। यहाँ पर बोल अरेंज ऑल द बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ लाइब्रेरी इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर। आप सिस्टमेटिक ऑर्डर में आप अरेंज करते हो बुक को तो वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लगती है। ये बात तो मतलब आप आम भी देखते हो, आम भाषा में बोले तो अगर आप अपने घर में ही कपड़े को एकदम बिछावन पर आप रख देते हो बेड पर लाकर कहीं से, वो एकदम मेसी लगता है। आप उसको जब अरेंज कर देते हो तो अरेंज करके शेल्फ में डाल देते, अरेंज करके आप उसको अलमीरा में डाल देते हो तो वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म हो जाता है। उसी तरह जब आप लाइब्रेरी में पुस्तकालय में हो और बुक्स को अरेंज कर देते हो, अरेंज करके सिस्टमेटिक ऑर्डर पर रखते हो तो वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में लगती है। ब्रिंग टुगेदर ऑल बुक सेम सब्जेक्ट सो दैट यूजर डजंट हैव टू गो डिफरेंट प्लेस फॉर बुक इस सब्जेक्ट। आप सेम बुक को, सेम सब्जेक्ट की बुक को एक तरफ रखें ताकि यूजर को एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। ठीक है, कीप बुक्स ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट नियर बाय। जो एक तरह की सब्जेक्ट की बुक हो उसके नजदीकी में हो उसको रखें। फाइंड अ पर्टिकुलर बुक ऑफ अ सब्जेक्ट ऑन अ शेल्फ एज अ कॉल नंबर। ठीक है, कॉल नंबर के हिसाब से भी आप बुक को ढूंढ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर कॉल नंबर की यहाँ बात करें तो हर एक बुक की पहचान ही उसकी कॉल नंबर होती है। जैसे कि हमारी और आपकी पहचान आधार कार्ड जैसे है, पैन कार्ड आपको जब आप टैक्स, इनकम टैक्स वाले आपको आपके नेम से नहीं जानते, वो आपको आपके पैन कार्ड नंबर से जानते हैं। ठीक है, आपको अगर बैंक जानता है तो वो आपके नेम से नहीं जानता है कि आपका फलाना XY नेम है, वो जानता है तो आपके अकाउंट नंबर से जानता है। ठीक है, तो उसी तरह अगर बुक को आपको जानना है तो उसको लोग लाइब्रेरी में कॉल नंबर से जानते हैं। ठीक है, अगला है आपको फाइंड टोटल बुक ऑन अ गिवन सब्जेक्ट इन द लाइब्रेरी एज द बुक ऑफ अ सब्जेक्ट हैव अ सेम क्लास नंबर एंड देयरफॉर आर केप्ट टुगेदर। ठीक है, जो सेम सब्जेक्ट की बुक है लाइब्रेरी में और सेम सब्जेक्ट हैव अ सेम क्लास नंबर, एक क्लास नंबर की बुक, एक सब्जेक्ट और एक क्लास नंबर की बुक को एक तरफ रखें, उसके बाद रखें अलग। ठीक है, यहाँ पर वो कहना चाह रहा है रिप्लेस द बुक एट देयर प्रॉपर प्लेस ऑन देयर सेल्फ आफ्टर यूज। ठीक है, रिप्लेस कर दे बुक को उस प्लेस से आफ्टर यूज के बाद। क्लासिफिकेशन करके यहाँ हटाते हो ना बुक को कि नहीं ये रिप्लेस कर देते हैं, ये अब इसके यूजर्स नहीं आ रहे हैं तो इसको हम हटा देते हैं। Allocate proper place to new book in relation to other book of library। Acquisition of a new book in regular work in all libraries and those book are not merged with existing library collection। नए बुक को आप रखते हो, एलोकेट करते हो नए जगह पर। ठीक है, पुराने को आप हटाते हो, तो ये क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, उसके बाद है असिस्ट द कैटलॉगर इन अ फाइंडिंग सब्जेक्ट हेडिंग फॉर लाइब्रेरी कैटलॉग, पर्टिकुलरली व्हेन क्लासिफाइड कैटलॉग इज यूज्ड एंड सब्जेक्ट एंट्रीज आर टू बी प्रिपेयर्ड। एक असिस्ट द कैटलॉगर इन फाइंडिंग सब्जेक्ट, आप एक तरह से असिस्ट भी कर रहे हो कैटलॉगर को। ठीक है, क्लासिफिकेशंस में यहाँ कह रहा है क्लासिफिकेशंस के बाद ही आप कैटलॉगिंग कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप पहले कैटलॉगिंग कर रहे हो, आप क्लासिफाइड करते हो। आप किसी भी लाइब्रेरी में देखते हो कि पहले बुक का क्लासिफिकेशन होता है, उसका वर्गीकरण होता है, उसके बाद ही आप कैटलॉगिंग करते हो उस किसी भी पुस्तक का। जब आप अरेंज कर दोगे एक जैसे, एक जो सामान्य बुक है सब्जेक्ट की उसे एक जगह रखते हो, जो एक नेचर की बुक है उसे एक जगह रखते हो, उसके बाद हम उसका टाइटल और ऑथर और ठीक है उसका मेन एंट्री करके हम कैटलॉगिंग करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं
अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोटेशन का, ठीक है। ये सब आपकी एग्जामिनेशंस में, मतलब मैंने आपको ये सब बता दिया। अगर आप BLIS की कोर्स आप कर रहे हो तो वहाँ पे 3 चैप्टर में ये सब आती है, आप वहाँ लिख सकते हो, और मैंने ब्रीफली में आपको बता भी दिया। उसके बाद ये सब टॉपिक जो है नोटेशन, वो काफी ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन पर्पज से, चाहे वो आपकी KVS की एग्जामिनेशन हो, NVS की हो, या कोई भी DSSB की हो, बिहार लाइब्रेरियन अपकमिंग जो आने वाली है, किसी भी एग्जामिनेशन में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोटेशन यानी कि अंकन। चलिए यहाँ हम डिस्कस करेंगे नोटेशन के बारे में। तो अंकन क्या है? नोटेशन का मतलब होता है अंकन, अंक देना। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अंक देना। Every classification scheme arranges different subject in order of their likeness and assign an artificial number or letter to represent that subject. हम क्लासिफिकेशन में सब्जेक्ट के हिसाब से उसको क्लासिफाइड करते हैं, उसके लाइकनेस के हिसाब से उसको क्लासिफाइड करके उसको एक आर्टिफिशियल नंबर प्रोवाइड करते हैं और लेटर प्रोवाइड करते हैं। The different artificial number or letter used to represent a subject in a classification scheme are collectively known as notation. मतलब हम जब क्लासिफाइड करके उसको एक प्राकृतिक नाम को चेंज करके जब कृत्रिम नेम देते हैं, वही नोटेशन कहलाता है। आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को O दिए, नाम दिए ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, हीलियम He, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है, नोमेनक्लेचर अगर आपने पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि हम एक उसे कृत्रिम नाम दे रहे हैं। तो वही है यहाँ पर अंकन, हम अंक देते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, तो हर सब्जेक्ट को उसके लेटर या एक नंबर देते हैं, ठीक है। डिफरेंट, वही अंकन कहलाता है। डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम यूज डिफरेंट नोटेशन। जैसे DDC में क्या है आपका अलग नोट, डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम यूज डिफरेंट नोटेशन। जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसका अलग अलग अंकन है। डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है DDC यूज ओनली इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। DDC में जो अंकन दिया जाता है वो न्यूमेरिक्स में दिया जाता है। फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट का जो हम अंकन देते हैं वो न्यूमेरिक्स में देते हैं। वाइल कोलोन क्लासिफिकेशन में जब हम अंकन देते हैं 7th एडिशन में यूजेस 74 डिफरेंट सिंबल्स का यूज किया गया। 26 रोमन कैपिटल लेटर, 23 रोमन स्मॉल लेटर एक्सक्लूडिंग I, L and O, ग्रीक लेटर, ठीक है, इंडो अरेबिक न्यूमरल्स एंड 14 अदर साइंस यूज फॉर कनेक्टिंग दिस सिंबल्स एज अ नोटेशन, ठीक है। उसमें क्या हुआ है कि हम सिर्फ न्यूमेरिक्स दे रहे हैं DDC में, और CC में हम न्यूमेरिक्स भी दे रहे हैं, लेटर भी दे रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर है वो भी दे रहे हैं, लाइक कोमा, सेमीकोलन, ये सब भी। The total number of symbols used as a notations by classification scheme is called notational base. Sum of subject and notations used for their representation in DDC and CC are shown below. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए, यहीं पर आप देखिए DDC में हम अंकन जो दिए, इसको जैसे हम अंक दिए, एक कृत्रिम नेम जो दिए, वहाँ यहाँ पे न्यूमेरिक्स में है। लाइब्रेरी साइंस के लिए 020 है, मैथमेटिक्स के लिए 510 है, फिजिक्स के लिए 530 है, केमिस्ट्री का 540 है। CC में हम देखिए, यहाँ पर CC में लाइब्रेरी साइंस के लिए क्या है 2 है, यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए B है, यहाँ पे फिजिक्स के लिए C है, केमिस्ट्री के लिए E है, यानी कि न्यूमेरिक्स भी है, आपका लेटर में भी है। तो यही कहना चाह रहा है यहाँ पर। मतलब अगर आप आमतौर पर भी नोटेशन देखें तो नोटेशन क्या है? प्रत्येक वर्गीकरण योजना अलग अलग विषयों को उनकी समानता के क्रम में व्यवस्थित करती है और फिर एक कृत्रिम अंक प्रदान करती है, ठीक है। मतलब वर्गीकरण में विषय के प्राकृतिक नाम को हम बदलकर कृत्रिम भाषा में बदलना ही कहलाता क्या है? अंकन कहलाता है। प्राकृतिक भाषा को, जो प्राकृतिक नेम है उसको चेंज कर देते हैं और एक कृत्रिम नाम प्रोवाइड करते हैं, वही अंकन कहलाता है। जैसे हम केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर करते हैं, वही सेम लाइब्रेरी साइंस में अंकन या नोटेशन है, ठीक है। आपने टेबल से भी आपको समझा दिया। जो टाइप ऑफ नोटेशन है वो 2 तरह की है। पहला तो है प्योर नोटेशन, दूसरा है आपका यहाँ पे मिक्स नोटेशन, यानी कि
शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, शुद्ध अंकन यानी प्योर नोटेशन इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सिंबल। अरेबिक रखता है, कंसिस्ट करता है 0 to 9 एंड रोमन आपका कंसिस्ट करता है A to Z। बस प्योर नोटेशन में आपका शुद्ध अंकन में यही, ये डीडीसी में उपयोग में लाया गया और इसी स्कीम में ये उपयोग में लाया गया है। ठीक है, डीडीसी में प्योर नोटेशन का यूज किया गया और इसी में। फॉर एग्जाम्पल 020 स्टैंड फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, और 510 स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स। मिक्स नोटेशन से आपको यहाँ देखकर ही पता चल रहा होगा, मिश्रित अंकन यानी कि सब मिला जुला। मिक्स नोटेशन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ नोटेशन। इट इज अ मिक्सचर ऑफ लेटर एंड नंबर। ये मिक्सचर है लेटर का भी नंबर का भी। अरेबिक न्यूमरल एंड रोमन लेटर 0 to 9 एंड A to Z। इट इज फाउंड यूडीसी में लाया गया, एलसी में लाया गया, सीसी में लाया गया, बीसी में लाया गया और एससी स्कीम में लाया गया। फॉर एग्जाम्पल साइंस के लिए LCQ है, फिजिक्स के लिए QC है और QC1 पीरियोडिकल्स के लिए है। तो ये रहा गाइज, आज मैंने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस के टॉपिक्स को यहाँ कवर किया। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हमने कवर किया, नीड फॉर क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरीज कवर किया, मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बुक इन लाइब्रेरीज कवर किया। फिर यहाँ हमने कवर किया लाइब्रेरीज क्लासिफिकेशन कवर किया, पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कवर किया, नोटेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद टाइप्स ऑफ नोटेशन पढ़ा। इसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कॉल नंबर, क्लास नंबर, एक्सेसनिंग पढ़ेंगे, एक्सेशन रजिस्टर के बारे में जानेंगे, क्या एक्सेसनिंग है वो जानेंगे, कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, डिविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो गाइस हम ब्रीफ में क्लासिफिकेशंस की हर चीज के बारे में जानेंगे, कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।